नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ सबूत दिखाने जा रहा हूँ कि जो थोड़े से टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे, जो थोड़ी सी नोट्स आपको दी गई थी, सिर्फ वहीं से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कट ऑफ से कहीं ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अगर आप पहली बार आईएएस पीसीएस मास्टर के संपर्क में आए हैं तो आपको बता दूँ कि ये पहली बार नहीं है, ये लगातार तीसरा साल है जब मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। 2022 में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाई गई थी, 65 प्रश्न पूछे गए थे। 2023 में 54 प्रश्नों के सबूत दिखाए थे मैंने, और थोड़ा सा हमने यूपी पीसीएस के लिए पढ़ाया था। 2022 में 77 क्वेश्चंस आए, 2023 में 78 क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए। ये सारी सबूत वाली वीडियोस आज भी चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो कई दोस्तों के मन में एक बात आ सकती है, आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, कि हमें नोट्स लेनी है, हमें भी तैयारी करनी है, तो क्या करें। सिंपल सी चीज़ है, थोड़ी सी नोट्स हैं, जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप नोट्स ले लेंगे, बार बार रिवाइज करिए, आराम से प्री क्वालिफाई कर लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और सबूत देखते हैं। पहला प्रश्न है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित। इसे आप सामान्य तौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो मैंने बाकायदा आधार बताया था कि क्यों इस बार यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। प्रश्न आ गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसको पढ़ाने के दौरान जिन बातों पर मैंने जोर दिया था कि यूपीएससी यहाँ से घुमा सकती है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये तीनों कथन बनाए गए हैं। और ख़ास तौर से ये पहला कथन, मैंने इस पर बहुत जोर दिया था कि ये अधिनियम कब से लागू होगा। यूपीएससी इसको लेकर कथन पूछ सकती है कि अभी जो लोकसभा गठित होने वाली है उसके बाद से लागू हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या ऊपर ऊपर पढ़ा है तो उससे गलती होगी। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपसे भी ये गलती हो सकती है कि 18वीं लोकसभा से ये प्रभावी होगा। ऐसा नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब अगली जनगणना होगी, उसके आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद से लागू होगा। अभी मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, बाकी ये उसी के तथ्य हैं। सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं तो यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, लैंगिक समानता हेतु महिला आरक्षण विधेयक आया था और इसी का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो तीन कथन आपको दिखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर, SC ST वाला कथन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कब से प्रभावी होगा यहाँ पे मिल जाएगा, जनगणना के प्रकाशन के बाद मिल जाएगा, 15 वर्ष की बात हुई वो यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बात समझ में, आपकी PDF नोट में भी है। हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया आप में से बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है, और आना भी चाहिए, उसकी पूरी रिस्पेक्ट है। प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद PDF में चेंज कर दिया गया हो, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया गया हो, जो पूछा गया वहीं लिख दिया गया हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैंने सबूत दिखाया था तो एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे, तो बिल्कुल आ सकता है आपके दिमाग में। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके इस प्रश्न का, लेकिन इसीलिए मैंने ये सोचने के साथ ही मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था एग्ज़ाम के बाद, और आपको सारे प्रश्न दिखाए थे कि देख लीजिए ये प्रश्न है जिनका सबूत मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे ख्याल से आपने देख लिए होंगे। अभी भी मान लेते हैं आपने नहीं देखा है, अभी भी इन सारे टॉपिक्स के सबूत आप खुद से देख सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास PDF नोट्स हैं पहले वाली, तो अब तो सामने स्क्रीनशॉट है, आप मिलान कर लेंगे कि हाँ भाई वही है कि नहीं, कुछ आड़ा टेढ़ा तो नहीं किया गया है, कुछ ऐड तो नहीं किया गया। या फिर अगर PDF नोट नहीं है तो सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं। जो लास्ट के 100 टॉपिक्स की नोट मैं वीडियो नहीं दे पाया था वो टेलीग्राम पे मैंने दे दिया था फ्री में, तो वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आभासी दुनिया की बात हो रही है। मैं आपसे साल भर से कह रहा था, लगातार कह रहा हूँ कि यूपीएससी हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन जैसा कुछ दे दिया जाता है, और उसके बाद उसमें यूपीएससी पूछ लेती है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये किसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, PDF नोट होगी आपके पास तो आप जानते हैं कि हमने मेटावर्स के बारे में विस्तार से बात की है। ये PDF नोट में है, आपके वीडियो में है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ 3D से शुरू कर लीजिए अगर यहाँ से पढ़ना है तो। ठीक है, तो ये रहा सबूत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। NBFC के बारे में हमने पढ़ा था, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। ज़्यादा विस्तार से क्या डिस्कस करें, सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, सिर्फ सबूत दिखाना है। तो देख लीजिए, चाहे यहाँ से देखिए, अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो वीडियो सारी पड़ी हुई है मैराथन के रूप में या अलग अलग करंट अफेयर के रूप में
PDF नोट आपके पास है, वहाँ से मिला सकते हैं। मैंने कहा था कि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ यूनेस्को, मंदिर वास्तुकला, मूर्ति वास्तुकला, इसी के आसपास पढ़िए, वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। यूनेस्को ने जो हेरिटेज शामिल किया वहीं से कई क्वेश्चंस आ गए। तो खैर, अमूर्त विरासत की सूची में सबसे नवीनतम कौन है, ये पूछ लिया था यूपीएससी ने, और हमने बाकायदा गरबा नृत्य के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था, इसकी नोट आपके पास है, लेटेस्ट यही है, यही इसका उत्तर है, ये रहा स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी आप जानते हैं 2025 के लिए, आगे के लिए अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप जल्दी से ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि PDF नोट आपको पहले दे दी जाती है, वीडियोस लास्ट में आती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस नहीं आ पाती। वो एडवांटेज होना चाहिए जो लोग PDF नोट्स ले रहे हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, आप देखिए 1000 रुपये भी तो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कई बार ऑफ़र आता है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि पैसे की कमी है, तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। खैर, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर जानकारी लेके PDF नोट्स ले सकते हैं। अब देखिए, कोरियालिस बल के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है। और ये रहा स्क्रीनशॉट। आप कहेंगे कि सर चक्रवात क्यों पढ़ा रहे हैं, चक्रवात की स्क्रीनशॉट क्यों लगा रखी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि भूगोल में कुछ ही टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक है चक्रवात। ठीक है, अगर आप कोरियालिस बल के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो चक्रवात को आप नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पर कोरियालिस बल के बारे में ये 2-3 लाइनें वो सारी बातें बता देती हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सब कुछ यहीं पे है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से क्या क्या निकलता है। और इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने, इसकी वीडियो आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली ये बात मैंने आपको बताई है कि यूपीएससी पूछ सकती है कि इसमें से क्या क्या निकलता है। और मैंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आपको नहीं पता है क्या क्या निकलता है तो सब पे ट्रिक लगा दीजिएगा कि ये चारों के चारों सही हैं। बहुत कुछ निकलता है जो आपको शायद नहीं पता है। मैंने ये भी कहा था कि उसमें से राख निकलती है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि राख कैसे निकल रही है, तो मुझे अच्छे से पता है वो डिस्कशन कैसा चला था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ बाकायदा एक हेडिंग होगी, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। वायुमंडल जो टॉपिक है जहाँ शुरू होता है, उसी वायुमंडल में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, मेरे ख्याल से एक पेज नीचे आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने उसी का जो है जूम करके ये स्क्रीनशॉट ले लिया कि जलवाष्प क्या होता है, उसकी सारी विशेषताएं यहाँ पे दे दी गई हैं। और अगर आपने इसे पढ़ा है, 2-4 लाइनें हैं, आपने पढ़ा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हैवी नोट नहीं है इस बार। मतलब इस बार क्या, इस नोट की जो सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है कि आप एक दिन में कई बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ना तो आपका ज़्यादा समय जा रहा है, ना आपके पैसे लग रहे हैं ज़्यादा। आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी रिवाइज़ कर लीजिए। क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सबको दिखा रहा हूँ, तो अगली बार आपको निकालना है प्री, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको तैयार करिए, फिर मैं सबूत दिखाऊंगा। ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये कथन दिए गए हैं। और एक बार ज़रा आप इसको देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के बारे में पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उसी में से एक छोटी सी बात उठा करके यूपीएससी ने पूछ लिया। भारत के लिए अलग से हमने इस पर डिस्कस किया था, यही सारी चीज़ें हैं, पूछ ली गई हैं। अच्छा, सरकारी प्रतिभूतियों में कौन व्यापार कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, अगर इसे आपको सही उत्तर तक पहुंचना है तो ये पढ़ लीजिए। सरकारी प्रतिभूति हमने डिस्कस किया है, सारी बातें हमने बताई हैं इसमें, कैसे ये प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, कौन कौन खरीद सकता है, सब कुछ इसमें है। मज़ेदार है, इस पर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई नई बात नहीं है। और ख़ास तौर से ये इस लाइन को लेकर के यूपीएससी ने पहले पूछा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डिजिटल रुपये पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, और अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। डिजिटल रुपये के जितने कथन, तीनों के तीनों कथन, 4 कथन है ना, चारों कथन आपको इसमें मिल जाएंगे। और विस्तार से हमने डिस्कस किया था डिजिटल रुपया के बारे में, सब कुछ हमने कवर किया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाते हैं, जैसे एक पेज का हमने स्क्रीनशॉट लिया, तो हो सकता है कि उसकी और भी चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स 4 पेज के, मतलब 4 पेज 3 पेज के होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें स्क्रीनशॉट में आ जा रही हैं, कुछ बच जा रही हैं, तो समझिए कि भाई बड़ा टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, ये देखिए,
कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ये सारी चीज़ें, रैयतवाड़ी का नाम यहाँ पे दे दिया, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ बातें कर दी गई। और जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही 2 पेज में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कार्नवालिस भाई साहब ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग थी। यहाँ देखिए, इतना आपने 2 ही पढ़ लिया है, देख रहे हैं कितनी शॉर्ट में नोट है। इतना आपने पढ़ लिया है, आपका काम हो गया बस, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री का वो वीडियो देखेंगे, मैराथन वाली वीडियो देखेंगे, तो मैंने शुरू में ही बताया था। पहली बात कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं आए तो आप समझिए कि आप कोई और एग्ज़ाम दे के आ गए। क्वेश्चंस तो आने ही हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि मैंने उसमें बताया था कि कम से कम 4-5 सोर्सेज से लेकर के हमने ये टॉपिक तैयार किया है। छोटी सी नोट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वहाँ से बार बार क्वेश्चंस लड़ रहे हैं। ये देखिए, पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के सामान्यतः किन और नामों से जाना जाता है, कौन से और उपनाम थे। ये 3 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने अंदर जाके लिया है, मतलब जहाँ पर ये शुरू होता है हीनयान और महायान में अंतर, वहाँ आप देखेंगे महायान में ये बातें कही गई हैं कि उनको बुद्ध को भगवान मानने लगे, प्रतीक वगैरह। यहाँ अन्य नाम दिए गए हैं, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर, मंजूनाथ, मंजूश्री, मैत्रेय, अमिताभ। जरा देखिएगा, यही सब तो नहीं पूछ लिया गया। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं टॉपिक्स को। आ गया लोकसभा में आचार समिति। मैंने कारण बताया था कि आचार समिति से क्यों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत अधिक चर्चा में है, पूछ लिया गया। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि हमने बहुत विस्तार से कवर किया था राज्यसभा की समिति, लोकसभा की समिति, तो यूपीएससी ने लोकसभा की समिति में पूछ लिया। जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पूछा जा सकता है कि ये शुरू से अस्थाई थी कि बाद में अस्थाई बनाई गई, कब इसका गठन किया गया, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था और वही लाइनें उठा के पूछ ली गई हैं। ये रहा टॉपिक, ये लोकसभा में आचार समिति, देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का एक और क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पूछा गया है कि धरोहर सूची में 4 नाम दिए गए हैं, अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। इसमें पूछा है कि 2023 में किसको शामिल किया गया। जब आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत पहले शामिल किया जा चुका है, ये बहुत पहले शामिल किया जा चुका है, और इन दोनों को हमने पढ़ा था हाल ही में। तो आप ऐसे भी गेस कर सकते थे, बाकी विस्तार से हमने कवर किया था। यहाँ मैंने सिर्फ उसका जो है हेडिंग ही ले लिया है कि हाँ देख लीजिए, इसको हमने पढ़ा था होयसल वाला, और यहाँ पे शांति निकेतन। हालांकि इसको पढ़ाते समय मैंने कहा था कि यहाँ से और डिटेल में जाके, डीप में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे होयसल की विशेषताओं के बारे में या शांति निकेतन के बहाने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकती है। लेकिन यूपीएससी ने ऊपर ही पूछ लिया, कोई बात नहीं, मज़े की बात है, और आसान हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अब तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 4। कैसे, यहाँ देखिए, हमने परिसीमन को कई जगह पे कवर किया है, लेकिन मैंने एक ही जगह से ले लिया। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अब तक 4 बार गठन किया गया, ये इन अधिनियमों के आधार पर इतनी बार गठन किया गया। मिल गया आंसर, यही तो है, यही तो हमने पढ़ाया है आपको। अच्छा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को, यहाँ तो स्क्रीनशॉट देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। इस पर कई बार डिस्कस हमने किया है, बार बार मैंने आपको याद दिलाया है। 2019 वाला जो क्वेश्चन था उसको लेकर याद दिलाया है कि यूपीएससी मूल अधिकारों से क्वेश्चन पूछती है, और उसमें भी आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन था, पूछ लिया गया। आपको बताना है कि किस वाद में ये मामला सामने आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, पुट्टासामी याद है? बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि ये 21 पे हमने काफ़ी बातें की थी बहुत डिटेल में। इस क्वेश्चन को पहले भी यूपीएससी ने पूछा है घुमा फिरा के, तो यहाँ तो बस मान लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। बाकी हमने विस्तार से मूल अधिकारों वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा विस्तार से कवर किया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये भी पहली बार नहीं पूछा गया है, इसके पहले भी लोकसभा अध्यक्ष के इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सिंपल तथ्य पूछेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के यूपीएससी नहीं पूछा। अगर आपको ये सीधे सीधे कंसेप्ट पता है, तथ्य पता है,
तो आप सही कर लेंगे। क्या ही पूछा गया, पीठासीन नहीं होगा उस समय जब उसके खिलाफ जो है संकल्प विचाराधीन है, बोलने का अधिकार नहीं है और पहली बार में मत देने का अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। सिंपल है, ये सारे तथ्य आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको मैं जूम कर दूँ, पढ़ लीजिए यहाँ पे और थोड़ा इधर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। हमने मूल अधिकारों में ही इसके बारे में बात किया था। कई जगहों पे फैक्ट में भी, जो यूपी पीसीएस वाला जो फैक्ट है उसमें भी आप इसके बारे में देखेंगे। लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सीधा सीधा मिल गया था, एक टेस्ट जो हमने दिया था आपको वहीं पे। तो एक क्वेश्चन बनाया गया था कि किस रिट के बारे में बात हो रही है। इसका सही उत्तर है सी, प्रतिषेध वाला। और उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा है तो पता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता है। और ये उस तरह का है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि रिट कई प्रकार के होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इन्हें ध्यान में रखना होता है। यूपीएससी तथ्य खूब पूछ रही है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़िए समझिए, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे यही देख लीजिए, चाहे कितना भी कंसेप्ट आपने पढ़ा हो और एक तथ्य नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, और वही तथ्य याद है तो बाकी अगर आप भूल भी जाते हैं, चार कथन है ना, सिर्फ आपको ये पता हो कि अभ्यास मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के साथ नहीं, भारत और श्रीलंका के साथ होता है, तो आपको उत्तर मिल गया। चार कथन में से एक पता है कि गलत हो गया, तो अब एक गलत है तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका उत्तर मिल गया। और जो आपको शॉर्ट नोट दी गई थी पीसीएस वाली, इतना ही है इतना ही याद करना था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, बाकी थल सेना के साथ वायुसेना भी इसमें शामिल होती है, तो यूपीएससी ने थोड़ी चालाकी की है, ठीक है। इसके बाद ये भी करंट में दिया गया था उसी में, द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स किसने लिखा है। तो इनका पूरा नाम आज ने मतलब आपने पूरा नाम नॉर्मली नहीं सुना होगा, एस जयशंकर आप सुने रहते हैं, तो यूपीएससी ने जानबूझ के पूरा नाम दे दिया। यहाँ देखिए लिस्ट दी गई है किताबों की, इसमें कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर नीचे चला गया, एक मिनट रुकिए, ऊपर चला गया यहाँ देखिए, वाई भारत मैटर्स, यहाँ पे ये एस जयशंकर। तो एक किताब का भी आपको नाम पता होता, आप सही उत्तर खोज लेते, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली नदियों की बात हो रही है। और आप जानते हैं मैंने लगातार इस पे बात की है कि कुछ भी करिए, भारत का भूगोल पढ़ते समय अपवाह तंत्र को मत छोड़ के जाइए। यहाँ से हर साल प्रश्न आएंगे, आ रहे हैं, आते रहे हैं, ठीक है। पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गंगा नदी प्रणाली, पूरा हमने नदी प्रणालियों के बारे में पढ़ा था। तो गंगा नदी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सहायक नदियों की भी बात की गई है। यहाँ पर बाएं दाएं सारी सहायक नदियों की बात हो रही है, सब लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। भूगोल पढ़ाते समय इस बात का मैं विशेष जोर देता हूँ, इस पर बात करता हूँ कि आप मैप लेकर बैठिए, जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ उन्हें मैप पर देखिए। आगे ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं भूगोल के। अच्छा, यहाँ देखिए किस जलवायु की बात हो रही है, इतनी बारिश होती है, ठीक है, तापमान का ये रेंज है। ये भी मैंने आपको बार बार कहा है, मैं अलग से एक और सबूत वाली वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि टॉप 10 टॉपिक्स मैंने जो बताए थे वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो देख के आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बहुत क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पीडीएफ नोट में नहीं है, जिनको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उस टॉपिक को मैंने बताया था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो देख के आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, प्री निकल जाएगा खेलते खेलते। खैर, तो जलवायु पे पूछा गया है, मैंने जलवायु को बहुत विस्तार से कवर किया है, तो मैंने बस इसको याद दिलाने के लिए ले लिया कि देखिए इसमें जलवायु प्रदेश हमने सारे पढ़े हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लेंगे, सारे जलवायु प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा है। इतना पढ़ने के बाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और वैसे भी डिटेल में पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। ये रही स्क्रीनशॉट, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि हमने इन सबको अच्छे से कवर किया है। और एक चीज़ और यहाँ याद दिला दूँ
कि इस टॉपिक में सिर्फ हमने जलवायु नहीं कवर किया है। पढ़ाते समय मैंने बार बार कहा, टॉप 10 टॉपिक बता रहा था, उसमें भी कहा कि जब आप जलवायु पढ़ें तो सिर्फ जलवायु मत पढ़िए, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के जीव जंतु पढ़िए। मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, उसमें मैंने कुछ ऐसा कहा था, मुझे हंसी आई थी काफ़ी, कि हाँ ये नहीं कि बस ये जलवायु पढ़ेंगे और सामने कुछ आएगा तो आँख बंद कर लेंगे। सब कुछ देख लीजिए, वहाँ की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, कांगो वाला भी आएगा, देखिएगा। खैर, अब यहाँ पे देखिए, क्षोभ मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्षोभ मंडल की विशेषताएं अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब आप दे देंगे। और वायुमंडल में हमने विस्तार से क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा है, सारे मंडलों के बारे में पढ़ा है। तो ये रहा क्षोभ मंडल, उसकी सारी बातें यहाँ पे हैं, कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने जैव ईंधन के बारे में पढ़ा, संधारणीय ईंधन के बारे में पढ़ा और विस्तार से पढ़ा है। कई जगहों पर इस टॉपिक को हमने कवर किया है और इसको पढ़ाते समय मैंने विशेष रूप से बात कही थी कि अगर यूपीएससी ये पूछती है कि किन किन चीज़ों से जैव ईंधन बनाया जा सकता है तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, आप जाके वीडियो देखिए। मैंने साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि आपके ध्यान में आए कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जैव ईंधन बनाया जा सकता है, संधारणीय ईंधन बनाया जा सकता है, बायोडीजल बनाया जा सकता है। उसमें अनाज भी है, अपशिष्ट भी है, शैवाल भी है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही यूपीएससी ने पूछ लिया कि फीड स्टॉक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं आता तो भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब सी लगा दीजिए, इसमें चारों हैं, आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिलहाल जैव ईंधन हमने कवर किया है, यहाँ पे लाभ वगैरह सारी बातें हमने की हैं। कौन कौन सी फसलें यहाँ पे काम आती हैं वो भी है। एक और स्क्रीनशॉट था, शायद मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये सारी बातें जो है उसमें हमने डिस्कस की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले अस्थाई सभापति कौन थे। वैसे भी इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए ले लिया, मिल गया वैसे ले लिया, नहीं तो लेता नहीं, क्योंकि आपको पता है, एक थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप जानेंगे कि भाई ये तो कवर किए ही होंगे। तो जो पीसीएस वाला हमने तथ्य दिया ना, 28-29 साल वाला, उसी में मिल गया ऊपर ही, तो मैंने ले लिया यहाँ पे कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं आपसे। बेसिकली पूछा गया है संविधान के भाग, किस भाग में क्या है, देख रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे हमने इन सब को कवर किया है। नगर पालिका को हमने अलग से कवर किया है, आपात उपबंध हमने अलग से किया है, संविधान संशोधन एक क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, वो भी कवर किया है। तो वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैंने बस ऐसे याद दिलाने के लिए ये जो है नगर पालिका वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। और टेलीग्राम पे भी आपको भेजा गया था, कई सारे तथ्यों वाली पीडीएफ नोट्स आपको दी गई थी, तो मैंने सोचा टेलीग्राम से आपको याद दिला दूं। टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो संविधान के सारे भाग जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पूछा गया है सीधा सीधा। अच्छा, जलप्रपात का भी यही मामला है, बिखरे बिखरे टॉपिक हैं अलग अलग जगहों पे। ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है, पीसीएस में तो खूब पूछे जाते हैं, धुआंधार, हुंडरू, गरसोप्पा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पर आपको एक फ़ोटो भेजी गई थी किसी किताब की, तो मैंने सोचा कि चलो यही याद दिला देते हैं। ये गरसोप्पा है, धुआंधार है, हुंडरू है, यही सब पूछ लिया गया सीधा सीधा, एक ही लिस्ट में है, सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपका सबूत हो गया। बाकी पीडीएफ नोट में जो अलग से दिया गया है उसमें भी अलग अलग जगहों पे ये है, ये सिंपल सा फैक्ट है, भूगोल में आप देखेंगे मिल जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या क्या बातें, फेडरेशन बनाने की व्यवस्था की गई थी, केंद्र में जो है मतलब द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, तो उसमें कौन कौन से विषय किधर डाले गए। इस पर यूपीएससी ने आई थिंक 2021 में क्वेश्चन पूछा था, इस पर नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 पे पूछा था, और इसी तरह से एक सेंटेंस बनाया था। इस पर हमने विस्तार से बात की थी, 21 या 22 में शायद पूछा था। तो उसको लेकर के यूपीएससी ने पूछ लिया। बाकी सारी बात हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, शार्ट में बहुत संक्षिप्त नोट है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 368, ये मैंने पढ़ाते समय आपको बहुत विस्तार से बताया था। एक बात मैंने कही थी कि संविधान संशोधन में कई बातें शामिल हैं, आप किसी भी तरीके से संशोधन कर सकते हैं। आप मतलब संसद को ये शक्ति दी गई है, तो उसमें कोई नया प्रावधान किया जाए, कोई कथन बदल दिया जाए,
या किसी प्रावधान को हटा दिया जाए, ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसी चीज़ को रद्द कर दिया जाए, ये सब संविधान संशोधन का मतलब ही है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव किया जाए वो संशोधन के तहत आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बाकी संशोधन की प्रक्रिया वगैरह यहाँ पे है ही, तो इससे भी आप देख सकते हैं। धन विधेयक के बारे में हमने विस्तार से बात की थी, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूपीएससी ने इस बार यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, ये लिस्ट आपको दी गई है, या फिर उसमें क्या कहते हैं पीसीएस वाले में ये 109 मिल सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें सब कुछ हमने यहाँ पे कवर की हैं धन विधेयक में। एक्चुअली एक टॉपिक है विभिन्न प्रकार के विधेयक, उसमें धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब हमने कवर किया। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, आगे अभी बजट की बात होगी, अनुदान की बात होगी, वहाँ भी ये धन विधेयक वाला कंसेप्ट काम करता है। ठीक है ना, इसमें कई सारी बातें जो कॉमन हैं, तो आगे मैं याद दिलाऊंगा, अभी बता दिया। अच्छा, राज्यपाल पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया, हमने इस पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन सीधे सीधे राज्यपाल पे नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने दोनों बातें आपको याद दिला दी हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को दिखा के। राज्यपाल की भूमिका आप यहाँ से पढ़ लेंगे, पूरी पीडीएफ नोट है। ठीक है, उसके अलावा खास तौर से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कि एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, बेसिकली यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पढ़ा था, और उसी में आगे चल के पूर्वोत्तर परिषद की बात की थी, 1971 के द्वारा ये व्यवस्था की गई, तो उसके बारे में हमने बात की थी, और उसी पर यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया है। फिलहाल वो टॉपिक हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे हमने कवर किया है, और उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में हमने यहाँ पे बातें की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा मैंने अभी आपको याद दिलाया था केंद्रीय बजट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि बजट धन विधेयक के तहत आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पे कथन बना दिया है कि केंद्र की ओर से वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में ये विवरण रखते हैं। अब बताइए सही है कि नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान मांग नहीं की जा सकती, अनुदान के बारे में भी हमने विस्तार से बात की है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख लीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने हर तरह की शक्तियाँ देखी हैं, बहुत विस्तार से कवर किया है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अनुदान मांग वगैरह यहाँ पे है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, ये पॉलिटी में मिल जाएगा। मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ग्रुप में फ़ोटोज़ भेजी थी मैप की, बाकायदा उसका ऑडियो एक रिकॉर्डिंग भेजा था, 10-12 फ़ोटोज़ मैंने भेजी थी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, इन सब के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो इससे मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, मैंने पढ़ाया भी है। कहने का मतलब ये कि इस पर मैंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने पीडीएफ में पढ़ाया, उसके बावजूद मैंने आपको अलग से एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फ़ोटोज़ भेजे, ताकि आप और एक बार देख लें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। और क्वेश्चन पूछ लिया गया। लाल सागर के बारे में है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन कॉमन सेंस लगा के आप इसका उत्तर दे सकते हैं। हालांकि इस कथन को लेकर अभी विवाद है, मेरे ख्याल से यूपीएससी जो है इसको गलत मानेगी। इस कथन को कोई ना कोई नदी तो गिरती ही होगी, कोई सीजनल नदी हो सकती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो नॉर्मली ये कथन, इस तरह के कथन गलत होते हैं। ठीक है, फिलहाल लाल सागर के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा लाल सागर से संबंधित क्वेश्चन एक और पूछा गया, फारस की खाड़ी से जोड़ करके। ठीक है, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुमेर पाइपलाइन को जोड़कर पूछ लिया गया। तो अगर आपने थोड़ा और डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता चल गया होगा। फिलहाल इन दोनों के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे है। फारस की खाड़ी के बारे में हमने ऐसे बात की थी, सारी बातें डिटेल में यहाँ पे हैं। और लाल सागर के बारे में ये वाला स्क्रीनशॉट है, ये हमने कवर किया था। सीमावर्ती देश कौन से हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया, लेकिन ये रीजन महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उड़ने वाली जो फॉक्स है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। यह भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन हमने बाकायदा इसके बारे में डिस्कशन किया, इसके नोट हमने पढ़ी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखा आपने, थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है, कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो ये नामदफ़ा उड़ने वाली गिलहरी ये रही। इसके अलावा कुल प्रजनन दर, ये अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और कन्फ्यूजन बहुत मज़ेदार होगी यहाँ और यहाँ के बीच में। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है, कि कुल प्रजनन दर क्या होती है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था जनसंख्या के बारे में तो हमने विस्तार से बात की थी, ये जनसंख्या प्रबंधन हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस बारे में हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने कुल प्रजनन दर के बारे में बातें की थी, और यहाँ मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होता है। कुछ बातें ये पढ़ के, ये लाइन पढ़ के भी आप समझ जाएंगे, लेकिन इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया। जनसंख्या पे एक और क्वेश्चन आया भूगोल से, अभी आगे दिखाऊंगा। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पीसीएस वाला जो नोट दी गई पीसीएस वाली करंट की, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, और छोटी सी नोट है यहाँ देखिए, कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के बारे में हमने बात की थी, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिंपल सा 2 लाइनों की नोट है। अच्छा हाँ, जनसंख्या वाला ये, किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में निम्न जन्म दर अथवा वृद्ध मतलब बूढ़ी होती जनसंख्या के रूप में, ह्रासमान जनसंख्या के रूप में किया जाता है? इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में, अफ्रीकी देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे इसको। खैर, लेकिन हम जब बात कर रहे थे कि विश्व की जनसंख्या की क्या संभावनाएं हैं, रिपोर्ट एक आई थी, तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है, कहीं पे बढ़ रही है। वहाँ पे मैंने बाकायदा आपको मैप बना के दिखाया था। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, तो मैंने बाकायदा बताया था कि ये जो रीजन है इधर, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिससे लोगों को कम बीमारियाँ होती हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं, एजुकेशन भी ठीक ठाक स्तर पर पहुँच गया है, मेडिकल की सुविधाएँ भी अच्छी हैं, तो लंबे समय तक लोग जी रहे हैं, प्रजनन दर कम है, लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इससे भी गेस कर लेते, क्वेश्चन अगर मतलब वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वीडियो अगर आपने देखा होता तो नॉर्मली आप समझ जाते कि इसी बेल्ट में वो देश हैं जहाँ पे जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, जनसंख्या ह्रासमान है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। आप गेस भी कर सकते थे। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और इस पर यूपीएससी ने मेंस में भी प्रश्न पूछे हैं, 1 या 2 प्रश्न आए हैं। फिलहाल ये उसका स्क्रीनशॉट रहा, बाकी बुजुर्गों की बढ़ती आबादी वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया था, उसी के तहत तो मैंने बात की थी। समताप रेखाओं की बात हो रही है, और इसको आधार बनाया गया है महासागरीय धाराओं को। महासागरीय धाराओं में कैसी समताप रेखाएं होती हैं, तो जब हम धाराएं पढ़ रहे थे विस्तार से, सारी धाराओं को हमने पढ़ा है, कौन गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, उनका क्या प्रभाव होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में उसमें पूछा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। गल्फ स्ट्रीम यहाँ है, ऊपर धाराओं का प्रभाव, मतलब बहुत मेरे ख्याल से ठीक ठाक 2-3 पेजेस में ये है। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। इसके बाद बाकी प्रभाव वगैरह यहाँ पे है, दिख रहा है, ये सब हमने कवर किया है, पढ़ा है अच्छे से। यह मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका आंसर किसी एक जगह नहीं मिलेगा, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, बाकी मैंने समझाया तो बता देता हूँ। जब हम पुर्तगालियों का डिस्कशन कर रहे थे, कई जगहों पे आया था, पुर्तगालियों पे क्वेश्चन वैसे अलग से यूपीएससी ने पूछा है, तो हम उसी दौरान बात कर रहे थे कि जो यूरोपी आ रहे थे, पहले पुर्तगाली आए और उसके बाद और भी आए, तो हमारे यहाँ बहुत सारी फसलें बेसिकली नहीं होती थी, वो लेके आए, हमारे यहाँ से कुछ वो लेके गए। तो उसी में से एक पपीता है, पपीता पर हमने विशेष रूप से बात की थी, काजू पे शायद नहीं बात की होगी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लेकिन लाल चंदन के बारे में, मतलब रेड सेंडर्स भी इसको बोलते हैं, भारतीय चंदन के बारे में हमने विस्तार से बात की थी, और इसमें हमने बताया था कि ये हमारे यहाँ का स्थानिक है। अगर आपने इसके आधार पे भी गेस किया होता तो आपका सही उत्तर मिल जाता। ठीक है, इस पे हमने बहुत विस्तार से बात की है, सारा आप देख लीजिए, सामने है। ठीक है, उपनिषदों पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक अलग से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि पुराणों में आप देखेंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये कब लिखे गए थे, जिसके बारे में गुप्त काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाद में लिखे गए थे। उपनिषदों की बात है, तो उपनिषदों में क्या बातें की गई हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और ये जो बात कही गई कि कोई नीति कथा नहीं है, इस तरह से कथन अगर यूपीएससी पूछे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये संभव नहीं है, तो थोड़ा सा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, सोचना चाहिए कहीं गलत तो नहीं है। तो फिलहाल उपनिषदों के बारे में मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, बाकी पुराणों के बारे में अलग अलग जगहों पर हमने डिस्कस किया, तो मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूंगा तो शायद याद आ जाएगा।
उपनिषदों की सारी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है। इसके बाद संसद के बारे में कथन पूछा गया और ख़ासतौर से राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रपति की हमने सारी शक्तियां डिस्कस की हैं, सब कुछ पढ़ा है। राष्ट्रपति से संबंधित इसके पहले भी लगातार एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछ लिया गया, पिछले साल भी शायद पूछा गया था। तो विस्तार से हमने कवर किया है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। आप टॉपिक आप देख सकते हैं, वीडियो में है कंप्लीट, वहाँ से देखेंगे और समझ में आएगा, PDF में तो है ही। अच्छा, ये मज़ेदार है, इस पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2023 में ही पूछा था, इस पर हमने डिस्कस किया था। और ये उसी तरह से है जो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ऐसा पूछ रही है कि डिस्क्रिप्शन दे दे। भूगोल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, मिट्टी के बारे में, किसी वनस्पति के बारे में, किसी जीव के बारे में। अभी हमने देखा साइंस का क्वेश्चन, आगे भी देखेंगे उस तरह से। ठीक है। तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, इसका सही उत्तर है कांगो बेसिन। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो नॉर्मली अमेजन बेसिन को लगाएंगे, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होगा। कांगो बेसिन पे हमने डिस्कस किया था, कई जगहों पे किया है, लेकिन अच्छा हाँ, मैंने अभी याद दिलाया था आपको शुरू में जलवायु वाले टॉपिक में, वहाँ भी हमने कांगो के बारे में अच्छे से पढ़ा है, जो वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं तो। लेकिन पिग्मी जनजाति मुझे महत्वपूर्ण लग रही थी, उसके बारे में हमने विस्तार से बातें की थी। और उसी पिग्मी जनजाति के निवास के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो निवास के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने कांगो बेसिन की चर्चा फिर से की थी। इसके कई पहलुओं पर हमने बातें की थी, तो यहाँ से भी आप गेस कर सकते थे, आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको सीधे सीधे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। एक शब्द अगर पकड़ में आ गया आप पहुँच जाएंगे। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया? ये लास्ट में शामिल की गई है, सिंपल सी बात है, 8वीं अनुसूची में। 8 अनुसूचियाँ हमने अलग से कवर की हैं, किसमें क्या क्या है, तो वो जो कवर किया है उसमें तो सिर्फ ये है कि इसमें भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं हैं। यूपीएससी के एक स्टेप आगे जाके पूछ रही है कि बताइए लास्ट में कौन कौन शामिल किया, तो इन चारों में से एक हटेगा, 3 बचेंगी। कैसे? अगर आपने सीरियल नंबर से ये याद किया होता, क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, PDF नोट आपके पास होगी कि कौन इसमें शामिल नहीं है, उसी में ये लिस्ट है 22 भाषाओं की। ठीक है। इन 22 भाषाओं में लास्ट में देखिए, लास्ट में कौन है, यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा, आप देख लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप कॉमन सेंस से भी हल कर सकते थे, लेकिन सिर्फ कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण पढ़ाते समय मैंने इसके बारे में विस्तार से बातें की थी कि इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, और ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी साधारण से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। PFAS, इसके विस्तार में नहीं जाइए, सिर्फ इतना जानिए कि ये प्रदूषक है। और इन लाइनों को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि साधारण लाइन है कि भाई इन सामग्रियों में पैकेजिंग वगैरह में पाया जा सकता है, ये निम्नलिखित नहीं होता, ये इसका जैव संचयन हो सकता है। तो इसको पकड़ के मैं आपको याद दिला दूं, जब जैव संचयन, जैव आवर्धन हम पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि ये होता कैसे है, उसके आधार पे भी आप गेस कर सकते थे। और एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको कई बार याद दिलाई है कि यूपीएससी अगर साधारण बातें कह रही है कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है, नॉर्मली वो सारे कथन सही होते हैं, उस आधार पे कुछ सहायता मिल जाएगी। लेकिन जो कोर, जो बेसिक है, वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जैव संचयन, जैव आवर्धन क्या होता है, उसके आधार पे आप समझ जाएंगे। इसीलिए वो चिंता में रहता है, जो टॉपिक पूछा गया है चिंता की बात इसीलिए क्योंकि उससे जैव संचयन हो सकता है। प्रदूषक जो है, जो भी जीव खाएगा उसे कंज्यूम करेगा, उसके अंदर प्रदूषक इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर किया था, इसके आधार पर आप सही कर सकते हैं। अच्छा, संपार्श्विकृत उधार लेन देन, मैंने विस्तार से आपको बताया था, बहुत सारे दोस्तों को ये संपार्श्विक नहीं समझ में आता। ठीक है। कोलैटरल इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इस पर हमने विस्तार से बातें की थी जब मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे, मुद्रा बाजार के और भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो सिंपल ये पूछा कि ये किसका इंस्ट्रूमेंट है, इसका सही उत्तर ये है। और इसको हम मौद्रिक नीति जब पढ़ रहे थे वहाँ पे ये संपार्श्विक की बात आई थी, उस दौरान हम पढ़ रहे थे। बाकी मुद्रा बाजार के बारे में अलग से भी डिस्कस किया गया, लेकिन वो फैक्चुअल 1-2 लाइनों में आया है, PDF में कहीं होगा, बाकी डिस्कशन उस पर विस्तार से हुआ है। असली डिस्कशन हुआ था मौद्रिक नीति के दौरान, उसमें संपार्श्विक की बात हुई थी,
जब हम विभिन्न प्रकार के रेट्स पढ़ रहे थे। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है ताकि आपको बता सकूं कि इसमें जब हम कई तरह के रेट पढ़ रहे थे उसमें हमने इस पे विस्तार से बातें की थी। तो वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने उसका बस मुखड़ा ले लिया है। बाकी आप वैसे भी जब उस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इकोनॉमी वाला जब आप देखेंगे ना उसमें मैराथन वाला वहाँ भी मिल जाएगा। साहेल क्षेत्र के बारे में जब मैं पिछली बार आपको वीडियो सबूत दिखा रहा था 2023 का, उसी में मैंने इसके बारे में विस्तार से बात की थी, साहेल प्रदेश के बारे में। इसके अलावा जो स्थानीय हवाएं हमने पढ़ी हैं, हरमार्टन पढ़ाते समय, हरमार्टन की चर्चा करते समय मैंने साहेल क्षेत्र के बारे में आपको विस्तार से बताया था। और अभी हाल ही में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, गैबॉन में ऐसा शायद कोई देश था, ठीक है। तो इन सब की हमने चर्चा की थी और वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। फिलहाल मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसकी अलग अलग जगहों पे चर्चा की गई है। अगर आपको सही में जानना है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि घुमा रहा हूँ, तो सबूत वाली वीडियो इसी बहाने देख लीजिए, वो जिसमें साहेल प्रदेश की बात मतलब सबूत दिखाया गया। उसमें मैंने विस्तार से, मेरे ख्याल से उसमें मैप जैसा ड्रा करके थोड़ा सा बताया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय हवाएं हैं, स्थानीय हवाओं वाली भूगोल वाला जाइए देखिए, उस मतलब पीडीएफ में नहीं मिलेगा, वीडियो में है। वहाँ पे स्थानीय हवाओं वाले सेक्शन में मैंने विस्तार से हरमार्टन को दर्शाया है कि कैसे सिरक्को और हरमार्टन दोनों की तुलना की है। कि सिरक्को जो है, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है तो सिरक्को इधर चलती है, हरमार्टन इधर चलती है, और ये इधर जो है सहारा के नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको साहेल प्रदेश बोलते हैं। खैर, 21 जून को ये भी बहुत ही नोन है, आप जानते हैं इसके बारे में। जाहिर सी बात है, ये पीसीएस वगैरह में पूछा जाता रहता है, तो मेरे ख्याल से मैंने इसका वो नहीं लिया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा कि कहाँ पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य प्रकाश रहता है। तो भाई 21 जून को क्या होता है, जून में एग्ज़ाम हो रहा है, आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, आप वैसे भी गेस कर सकते हैं कि ये उत्तरायण का समय है, तो मकर रेखा पर तो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आप उत्तरी ध्रुव देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि नहीं। कर्क रेखा देखिए, यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो हो सकता है। खैर, तो ये कई जगहों पे अलग अलग तथ्यों में ये चीज़ आपको मिलेगी, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। इसका एक जगह मैं आपको समझा रहा था कि 6 महीने का दिन और रात, वहाँ पे भी इसकी बात हुई थी। बसंत के बारे में एक जगह डिस्कशन हुआ है, वहाँ पे भी इसकी बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा ये मज़ेदार है, ये भी बिखरा बिखरा कई जगहों पे है, लेकिन ये इतना सिंपल सा फैक्चुअल तथ्य है कि आप जान सकते हैं कि भूगोल में भाई पीसीएस में तो ये पूछते ही रहते हैं कि वासजेस पर्वत कहाँ है। खास तौर से आल्पस के बारे में पूछा गया है, एंडीज तो फेवरेट है पीसीएस वालों का। अपलेशियन के बारे में पूछा गया, और उसमें पूछा गया कि कौन वलित है, कौन ये ब्लॉक पर्वत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पीडीएफ में जाना पड़ेगा। पीडीएफ में जो पुरानी, जो 26 साल वाली है, 29 साल वाली नहीं, 26 साल वाले में, भूगोल वाले में जाएंगे तो बिखरा बिखरा अलग अलग जगहों पे मिलेगा, ये एक जगह नहीं मिलेगा। तो ये याद दिलाना ज़रूरी है ताकि आप जाकर वहाँ पे देख सकें। इसके अलावा एक और है, ये भी कई जगहों पर हमने डिस्कस किया है कि पार्थिव विकिरण क्या होता है, कैसे वायुमंडल गर्म होता है। इसे अगर आप देखना चाहें, साबित करना चाहें कि सही में ये बात है कि नहीं है, तो वायुमंडल जहाँ पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जहाँ पर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे थे, वहाँ आप देखेंगे तो बाकायदा मैंने आपको बताया कि कैसे ऊपर से जो तरंगे आती हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं, नीचे से दीर्घ तरंगे जाती हैं, तो इन्हीं से वायुमंडल गर्म होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। ये इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कि ये जो दीर्घ तरंग जा रहा है इसको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो एक जगह तो वहाँ मिलेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे मैंने विस्तार से बात की है, और क्लाइमेट चेंज पे बात करते समय सबसे बेसिक बात यही होती है, इसी से बात की शुरुआत होती है कि क्लाइमेट चेंज होता कैसे है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ठीक शब्द है इस बात को समझने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पर साफ साफ ये बातें बताई गई हैं। इसके अलावा एक जगह और है, एल्बिडो, आप देखेंगे ये फैक्ट वाले में, पीसीएस वाले में, एल्बिडो में ये 3-4 जगहों पे है, इसीलिए मुझे लगा कि डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पे भी मैंने बताया है कि जब पृथ्वी से जो वो ऊपर से वो तरंगे मतलब किरणें आ रही हैं, तो जितना तुरंत वापस चला गया वो एल्बिडो है 35। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बाकी जो आ गया अंदर पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर, उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता। यहाँ से पृथ्वी ने जो
गर्मी अवशोषित की है वो दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर जाएगा, फिर वायुमंडल गर्म होगा। तो वहाँ भी 3-4 जगहों पे हमने डिस्कस किया है, तो ये चीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और एक फैक्ट जो कि बहुत ही नॉन फैक्ट है, बहुत ही सिंपल, मेरे ख्याल से आपको बहुत पहले से पता होगा कि वेनेजुएला के पास तेल भंडार ठीक ठाक है। ओपेक जब हम पढ़ रहे थे, ओपेक टॉपिक है, बहुत विस्तार से हमने कवर किया है, वहाँ पे भी वेनेजुएला के बारे में हमने बातें की हैं, वहाँ भी ये बात बताई गई है। वहाँ मैंने बाकायदा डिस्कस किया कि भाई ओपेक में कौन है जो तेल उत्पादन करते हैं, वही सारे देश हैं, कार्टेल बना रखा है, तो वहाँ पे हमने बातें की हैं। तो ये तेल भंडार इसके पास ठीक मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये पूछ लिया गया। बाकी ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट। वेनेजुएला में आर्थिक संकट था, कुछ रिकवरी हो रही थी, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे चालाकी की है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब एक ही लाइन में 2 लाइनें पूछ ली जाएं, देखना देखने में लग रहा है एक लाइन है, लेकिन इसमें 2 लाइनें छुपी हुई हैं, एक थोड़ी ठीक लाइन है, दूसरी गलत है। वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उभरने में सफल हुआ, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक, और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ। ये नहीं है, बहुत सारे देश अभी ठीक हैं, आर्थिक संकट में नहीं है, वहाँ से तो लोग भाग ही रहे हैं और यहाँ की हालत वैसी ही ख़राब है, तो ये इसमें अभी सफल नहीं हुआ है, बड़ी दिक्कत है। ब्राज़ील में तो उतनी दिक्कत नहीं है, वहाँ से क्यों भाग रहे हैं लोग, मैक्सिको से क्यों भाग रहे हैं, हमारे यहाँ से डंकी रूट से लोग क्यों जा रहे हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये कथन आप पकड़ लेंगे, बाकी आप जानते ही हैं, तो इसलिए मैंने इसका जो है सोचा आपको याद दिला दूँ। इसके बाद ये कथन जो है सीधा सीधा आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि भारत अमेरिका से सेब मंगाता है कि नहीं। हालांकि अगर आप थोड़े से जागरूक हैं, ये पीडीएफ में नहीं है, पहले बता दूं, पीडीएफ में ये है, थोड़े से जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे, कॉमन सेंस लगा के जान जाएंगे कि भाई मंगाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम मंगाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फल हैं खाए जाते हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ नहीं होते, बाहर से मंगाए जाते हैं। वैसे और भी देश हैं, अमेरिका भी हमारे यहाँ से बहुत कुछ मंगाता है। तो ये कथन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि यूपीएससी यहाँ खेल रही है आपके साथ, ये गलत है। असली बात यहाँ है, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य आयात नहीं किया जा सकता, उस पर प्रतिषेध है। इस पर हमने डिस्कस किया था जब हम जीएम फसलों की बात कर रहे थे, जब हम सरसों की बात कर रहे थे, बैगन की बात कर रहे थे, कपास की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बाकायदा डिस्कस किया था। कहाँ गया जी, रुक जाइए एक मिनट, हाँ, वहाँ पे हमने बात किया था कि जो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हैं उनके लिए सरकार एक व्यवस्था बना कर रखती है, इजाज़त नहीं मिलती, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये तो है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो भी आप समझ सकते हैं कि भाई जीएम फसलें से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई पदार्थ है वो हमारे देश में आए और कोई अथॉरिटी देख ही नहीं रही है, कुछ तो होगा ही, व्यवस्था तो होगी, तो उसके आधार पे भी आप सही कर सकते हैं। बाकी इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैंने इसको समझाया था कि इसके लिए इजाज़त नहीं दी जाती, सरकार के पास एक संस्था है, वो पहले चेक करेगी, उसके लाभ हानि को देखेगी, तब इजाज़त दी जाती है। ठीक है, सरसों वाली बात हम डिस्कस कर रहे थे। खैर, ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किन देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगी है। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है, जब भी भूगोल का टॉपिक आता है तब मैं आपसे कहता हूँ कि मैप खोल के बैठिए। और एक क्वेश्चन जब हम इसको पढ़ रहे थे, कहाँ गया, जब नार्डिक और बाल्टिक देशों के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक बार देखिए कि बाल्टिक देश से कौन सी सीमा लगी है, उत्तरी सागर से किसकी सीमा लगी है, उनमें से कई देश आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी आपने अगर मेरी बात मानी होगी तो आपको सही उत्तर पता चल गया होगा, नहीं मानी होगी या फिर नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत है, कठिन क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी इस दौरान। ठीक है, आप जाके देखिए मैप में, उत्तरी सागर यहीं पे है बगल में। अच्छा, इसके बाद हमने, अभी मैं बात कर रहा था शुरू में पुर्तगालियों के बारे में, तो पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति किसने दी थी। ये डायरेक्ट पीडीएफ से नहीं आया है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, लेकिन जिस टॉपिक को हमने गेस किया था वही इसका सही उत्तर है, जिस पे हमने विस्तार से बातें की थी वही इसका सही उत्तर है। इनडायरेक्टली हमने बात की है, पुर्तगालियों से इनका संबंध था। जब कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ नीचे कहीं आप देखेंगे कि पुर्तगाली यात्री भी कहीं आए, उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका नाता रहा।
तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से गेस कर सकते थे, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं इसको नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था, आपको आ जाना चाहिए था। बस ये है कि इससे पूछा गया है तो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको दिखाऊं, और आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा। एक चीज़ मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ साल भर, कि जो जीव चर्चा में है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, और उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि लायन के बारे, सिंह के बारे में पूछ लिया गया, लेकिन तुलना की गई है तेंदुए से। सिंह के बारे में हमने पुरानी पीडीएफ में चर्चा की थी तो उसको मैंने नहीं लिया है, लेकिन तेंदुआ के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी यहाँ से। लेकिन सिर्फ इतना पढ़ के आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, यूपीएससी थोड़ी गहराई में जाती है। तो ये बस याद दिलाने के लिए कि इन टॉपिक्स को हमने गेस किया था, पढ़ा था। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो आप गेस करके सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर इसी बहाने मैं याद दिला दूँ कि जो टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, जो पीडीएफ में देता हूँ, ज़रूरी तो है नहीं कि यूपीएससी एग्जैक्टली उसी लाइन को उठा के पूछेगी। हालांकि आप देख रहे हैं ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक में थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए तो निश्चित रूप से पढ़िए। हर चीज़ की एक लिमिट है। जैसे मैंने यही तेंदुआ वाला गेस किया है, लेकिन अब तेंदुए के प्रजनन के बारे में या और भी चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने नहीं बातें की हैं, तो ये कठिन थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन टॉपिक तो वही है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक तथ्य का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ कि इनाम गांव के बारे में हमने आपको तथ्य दिया है। जो इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इनाम गांव आपको मिलेगा। तो बस इतना ही है, बाकी पूरी तरह से इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। इसीलिए थंबनेल पे मैंने कुछ कम करके लिखा है। जितना मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में लगभग 72 के आसपास क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लेकिन थंबनेल पे आपने कम देखा होगा, क्योंकि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हल नहीं होंगे पीडीएफ से, तो वो भी तो है, उसकी भी ईमानदारी से उससे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें देखिए हमने कुशीनगर के बारे में पढ़ाया था, नोट ये पीसीएस वाले में है, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो ये एक तथ्य यहाँ से पूछा गया है, बाकी आपको और पढ़ना पड़ेगा इसका उत्तर देने के लिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको याद दिला दूं कि साल भर जो मैं चिल्लाते रहता हूं कि यूपीएससी अगर किसी चीज़ के प्रयोग के बारे में पूछे, किसी तकनीक के बारे में पूछे और आपको नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए, देख लीजिए मिलते जुलते हैं सारे कथन, आप डी पे लगा दीजिए। डी मतलब जिसमें सारे कथन दिए गए हैं। सामान्य तौर पर ऐसे कथन सही होते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद दिलाने के मैंने लिया है। और इस तरह से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैंने दिखाया आपको। एक क्वेश्चन और था जिसमें पिछली बार मैं आपको दिखाया था ना, याद दिलाया था 2020 में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इस बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा था रडार वाला, लेकिन उसमें चारों कथन नहीं सही होंगे। बहुत सारे कोचिंग वाले 4 बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पहला कथन है उसमें वो चर्चा का विषय, कंट्रोवर्शियल है। तो अगर अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप सही करेंगे तो कोचिंग वालों के हिसाब से आप सही कर गए, लेकिन चूंकि मैंने ही ट्रिक बताया है तो मैं ही ये जिम्मेदारी के साथ बताऊं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें आप देखेंगे रडार वाले में यूपीएससी का आंसर किया गया, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 ही सही होंगे। खैर ये देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। पता है क्यों? क्योंकि पिछली बार जब मैं आपको सबूत दिखा रहा था हाइड्रोजन से 2 या 3 प्रश्न आए। ठीक है, मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट दिखाया और मैंने आपको जोर देकर कहा कि आगे भी हाइड्रोजन से क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में ईंधन के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, घुमा फिरा कर हाइड्रोजन से क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए मैंने इसका सबूत मतलब वो नहीं लिया। आपको क्या करना है, सबूत वाले वीडियो खोलिए 2023 वाला, जाकर देखिए हाइड्रोजन से संबंधित 2, मेरे ख्याल से कम 2 तो हैं ही, वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी और बाकायदा ये डिस्कशन मिल जाएगा कि हाइड्रोजन से क्यों फ़ायदा होता है, क्यों इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि जब उसको जलाएंगे तो अपशिष्ट के तौर पर जलवाष्प निकलता है। कई सारी जगहों पे जब हाइड्रोजन के आधार पर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो आप वैसे भी न्यूज़ में देखते रहते हैं, संभावना है कि आगे भी 2025 में 26 में भी हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछे जाएं। ये बात याद दिलाने के लिए मैंने लिया है। आप जाके 2023 वाली सबूत वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी है और ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा
ये 3D वाला तो मैंने आपको दिखा दिया जी, वो स्क्रीनशॉट। हाँ, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, ये आपको नई वाली PDF में नहीं मिलेगा। ये मैंने क्यों लिया है, ये याद दिलाने के लिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस बार जो PDF नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसमें जैसे 2025 आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो 2024 की जो करंट की नोट है वो एक्स्ट्रा एडिशनल अलग से आपको दी जाएगी। कारण ये है कि UPSC 2-3 साल पहले के जो चर्चा में टॉपिक हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेती है। यही देखिए, ये पुरानी PDF हमने शामिल किया था, जब अपडेट किया शुरू में अगर आपने लिया होगा तो आपको ये नोट मिली होगी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को नहीं मिली, तो इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, बस याद दिलाने के लिए कि अपडेट करके इसको हटा दिया, UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मेरे ख्याल से PCS में है अभी 2024 वाले में, लेकिन विस्तार से हमने कवर किया था अलग से इकॉनमी वाले सेक्शन में, सामाजिक सोशल जस्टिस में, उसको हमने एडिट किया। ये पुरानी PDF में था, उसको हटा दिया, UPSC ने पूछ लिया। तो इस बार हमने सोचा है कि अलग से आपको वो भी PDF नोट आपको दी जाएगी ताकि कुछ भी ना छूटे। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हों चाहे करंट के हों, जो पिछले 2-3 साल पहले के करंट से जुड़े हैं। ऐसा मैंने पहले भी 1-2 साल पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो ये सेम, ये भी उसी लेवल का है। बताइए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मुझे कितना मज़ा आता अगर मैंने इनको एडिट नहीं किया होता। पुराने PDF में अभी भी हैं, लेकिन एडिट कर दिए हैं। जो शुरू में बच्चे ज्वाइन किए थे, जिन दोस्तों ने PDF लिया था उनको मिला, बाकी एडिट करके बाद में अपडेट करने के बाद नहीं मिला। तो ये उसमें था, यहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया। डिजिटल इंडिया, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, इसी तरह से एक इसी कंसेप्ट पे आधारित है स्वामित्व योजना, तो वो तो हमने कवर किया। मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट लगाएं, फिर लगा नहीं, असली बात तो वहाँ थी। अच्छा, इस पर भी हमने डिस्कस किया था ये इतना सिंपल क्वेश्चन हमने एडिट किया है, ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से उसमें था जो मैंने पहले 120 क्वेश्चन नहीं दिए थे, सबूत दिखाया 2023 वाले सबूत में मैंने आपको दिखाया होगा, उसमें सिर्फ 120 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, MCQ दिया गया था। उसमें ये क्वेश्चन था कि कोई विधेयक अगर लंबित है लोकसभा में तो कब वो व्यपगत हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, दोबारा शुरू से उसे लाना पड़ेगा। इस तरह की बातें विस्तार से हमने की थी, लेकिन वही बात इस बार हमने वो दिया नहीं, तो वो पड़ा रह गया, वहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी वही बात है, ऑपरेशन सद्भावना हमने इतना अच्छे से दिया था। मैंने आपको जो वो, अच्छा हाँ, एक बात मैं बता दूं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शुरू में मैंने आपको दिखाए थे ना, 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस, लगभग 67 के आसपास, तो उसमें थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि वो PDF में नहीं मिले। हमें लगा कि भाई पढ़ाए हैं या पढ़ते रहते हैं, ध्यान में रहता है तो शायद आया होगा, लेकिन खोजे तो मिला नहीं, तो उसको हटा दिया गया। और जो मैंने कहा था कि कई क्वेश्चन अभी हम ऑब्जर्वेशन पर रखे हैं, देख रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कई क्वेश्चन वहाँ से मिल गए हैं। जैसे मेरे ख्याल से जलवाष्प पे मैंने आपको नहीं दिखाया होगा वहाँ उस वीडियो में, लेकिन जब मैं वायुमंडल पढ़ रहा था सबूत के लिए तो वहाँ मिल गया। तो ये कुछ हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना के साथ ये है, ये पूछा गया है, सही उत्तर यही है कि ये पुराने PDF में PCS वाले में था, लेकिन अभी नहीं है यहाँ से UPSC ने पूछ लिया। अच्छा, ये आपको कई जगह मिल जाएगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। ये जो PCS वाला जो फैक्ट है ना, वहाँ पे मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे, जैसे कि ये पूछा गया है कि राज्य के विषय कौन है, संघ के विषय कौन है, तो अनुसूचियों में तो हमने ऊपर ऊपर बातें कर ली हैं कि इसमें विषयों की बात की गई है, लेकिन व्यापार और वाणिज्य अंतर्राज्यीय किसके तहत आता है, प्रवासन किसके तहत आता है, ये संगरोध किसके तहत आता है, इसके अलावा ये निगम कर किसके तहत, निगम कर वाला तो मुझे ध्यान है, अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये अलग अलग जगहों पे मिलेगा आपको, ठीक है, संविधान वाले में, उसी में पॉलिटी में, तो इसका आप देख सकते हैं आराम से। कई जगहों पे था, मैंने सोचा कि आपको बता दूंगा, आप देख लेंगे, सिंपल है, ये PCS में भी पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इसकी क्रेडिट वैसे सिर्फ इस बात के लिए मैं लूँगा कि हमने आचार्य नरेंद्र देव के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में विस्तार से कहाँ कहाँ पढ़ा था। ये जो संगठन वाला जो लिस्ट आपको दी गई थी, वहाँ पे एक
सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था, उससे संबंधित है ये। ठीक है, अब इसको मैंने इसलिए लिया है, एक तथ्य आपको मिलेगा हिस्ट्री वाले में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैंने क्यों लिया सिर्फ एक के आधार पे? इसलिए लिया क्योंकि अगर इसको यहाँ होना चाहिए था तो ये तो गलत है, तो इससे जिसको मिलाया वो भी गलत है, दो वैसे ही गलत है। बाकी अगर आप इनमें से किसी एक को भी जानते हैं, थोड़ा बहुत गेस कर लें, या मान लेते हैं आपने रिस्क ले लिया कि दो तो गलत हो गए, बाकी जो बच गए उसी पे लगा देते हैं, तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा कि इनमें से केवल दो सही हैं। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी से जो है आचार्य नरेंद्र देव जुड़े थे, ये हमने आपको पढ़ाया था, उसमें तथ्य में दिया गया पीसीएस वाले में। इसके अलावा ये भी वही हाल है, इतना बढ़िया हमने विस्तार से बताया था कि ये कंपनी अधिनियम किस कंपनी अधिनियम के तहत है, क्या क्या विशेषताएं हैं। मैंने आप बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बताया था कि इसका मैं सबूत दिखाऊंगा, लेकिन वही है अफसोस कि मैं सबूत इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पुराना हो गया है, पुराने पीडीएफ में पड़ा हुआ है। ये सीएसआर को हमने विस्तार से कवर किया था, ये दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद दिला सकूँ, जब आप पीडीएफ लेंगे तो अभी 2024 वाली जो नोट है करंट अफेयर की, वो आपको दी जाएगी। 25 की जो करंट अफेयर की सीरीज़ चलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन ये पुरानी नोट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़े से टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ लेंगे, लास्ट में भी रिवाइज़ कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, हालांकि देंगे शुरू में ही। इसके अलावा ये तो सिंपल है, ये कई जगह आप इकोनॉमी में जाकर देखेंगे, मुझे लगा कि इतना बेसिक अब क्या स्क्रीनशॉट लेना है, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन है, द्वितीयक में कौन है, तृतीयक में कौन है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। एक जगह पे मैंने कलर वाला वो कलर वो कवर किया कि ब्लू कलर वाइट कलर, वहाँ भी कुछ बातें हैं, लेकिन पीसीएस में जब आप देखेंगे कहीं कहीं भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में, और ख़ास तौर से इकोनॉमी में, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के मिल जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है कि नहीं, तो ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था, ईटीएफ के बारे में पढ़ाया था, जो कि अब पुराना हो चुका है। ये मुद्रा अदला बदली जो है ये दो जगहों पे पढ़ाया गया था आपको, मनी स्वैप, भारत और जापान के साथ जो समझौता हुआ था उसमें हमने पढ़ाया था। यही दोनों सही है, मोटर वाहन जो है ये वित्तीय लिखत में नहीं आता है, तो ये हमने पढ़ा है। लेकिन दिक्कत यही हो गई फिर से कि पुराने पीडीएफ में पड़ी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो आप भड़क जाएंगे कि ये कहाँ था, हमको तो दिए नहीं तो याद दिलाने के लिए कि इसको भी पढ़ाया गया है। ठीक है, 2023 के लिए पढ़ाया गया था, उसमें पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये आपको भूगोल वाले में मिल जाएगा, जो लिस्ट आपको दी गई है विश्व के प्रमुख उत्पादक, वो वहाँ पे मिल जाएगा। और ख़ास तौर से अगर आप 26 साल वाली नोट खोलेंगे और लास्ट में जाएंगे जो फैक्ट है, जहाँ फसल उत्पादन की बात है, तो वहाँ पे भी आपको कोको उत्पादक वाली लिस्ट मिल जाएगी। ये सिंपल है, आप खोज लेंगे आसानी से। इसके अलावा ये तो हमने अलग अलग जगहों पे कवर किया है, समझाया है कि चट्टानों के अपक्षय का कारण वर्षा है, ये सिंपल सी चीज़ है, कथन एक दे दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप बेसिक कंसेप्ट से आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने क्रेडिट के लिए नहीं लिया है, ये इसलिए लिया है कि ये कुछ बेसिक बातें हम चलते चलते डिस्कस करते रहते हैं। वैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं चट्टान पढ़ा रहा था आपको, मेरे ख्याल से अपर्दन के बारे में बात हो रही थी कि एक टॉपिक में, फैक्ट वाले में ही, पीसीएस वाले में ही हो रही थी, तो वहाँ कुछ बातें हुई हैं, लेकिन सारी बातों पर नहीं बात हुई, अलग अलग जगहों पे बातें हुई हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा के लेके, उसके प्रकार को लेकर के, वहाँ कुछ बातें हुई हैं। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक टॉपिक जो यूपीएससी पूछ रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमने उस पर एक जगह बात की हो, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों पे बातें की गई हैं। बाकी ये एसटी सूची में शामिल करने की वो तो ऊपर था, यहाँ भी गलती से आ गया। फ़िलहाल यही है, सबूत हमने दिखा दिया है आपको। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। अगर आप पीडीएफ नोट लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ, कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। बीच बीच में ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी, जो आपके लिए बहुत काम की होती हैं। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। बाकी पीडीएफ नोट ले लेंगे तो जो काम आप साल भर में करेंगे वो 1 महीने में कर सकते हैं। आपके ऊपर है, नोट्स आपको दे दी जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इसीलिए प्री निकालने के बाद बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं, तो मैं बता दूं नहीं चैनल पे, कोई फ़ायदा नहीं है।
जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं का तो निकलेगा। हज़ारों लोग ले रहे हैं पीडीएफ नोट्स, लेकिन निकल रहा है कुछ ही लोगों का पीसीएस में, यूपीएससी में। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे, कब लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी आप ले लें उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया कमेंट में, वहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हैं और पीडीएफ नोट लेके तैयार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।